साल 2000 पश्चिमी अफ्रीका का देश सिएरा लियोन। चारों तरफ घने जंगल और उन जंगलों के बीच बसा कायलाहू नाम का एक छोटा सा इलाका जो अब खूंखार विद्रोहियों का गढ़ बन चुका था। संयुक्त राष्ट्र यूएन मिशन पर तैनात भारत के मेजर पुनिया अपने 2 साथियों के साथ आतंकियों के कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। मकसद था शांति समझौता, लेकिन जैसे ही वो कैंप में पहुंचे उन्हें घेर लिया गया, हथियार छीन लिए गए और आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें बंधक बना लिया गया। तभी विद्रोहियों का सरदार हंसते हुए कहता है, तुम अब हमारे कब्जे में हो। इतना ही नहीं, हजारों की तादाद में इन विद्रोहियों ने भारतीय सेना के बेस को चारों तरफ से घेर लिया, जहां 223 भारतीय फौजी मौजूद थे। भारत से 10,000 किलोमीटर दूर विदेशी धरती पर हमारे जवान मौत के साए में फंस चुके थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर सिएरा लियोन में हुआ क्या था, ये विद्रोही कौन थे जिन्होंने भारतीय सेना से पंगा लेने की जुर्रत की, और कैसे भारत के पैरा एसएफ कमांडोज ने नर्क के द्वार से अपने साथियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये भारतीय सेना का अब तक का सबसे डेंजरस और डेयरिंग मिशन है, ऑपरेशन खुखरी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर एक शांत देश में इतना खून खराबा क्यों हो रहा था। सिएरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका का एक बेहद खूबसूरत देश। कुदरत ने इसे समंदर, जंगल और बेशकीमती हीरों डायमंड से नवाजा था, लेकिन अफसोस यही हीरे इस देश के लिए वरदान नहीं बल्कि एक श्राप बन गए। साल 1991 में पड़ोसी देश लाइबेरिया का एक तानाशाह चार्ल्स टेलर सिएरा लियोन के हीरो पर कब्जा करना चाहता था। अपनी हवस को पूरा करने के लिए उसने एक बागी गुट खड़ा किया जिसका नाम था रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट यानी RUF। विद्रोही गुट RUF का नेतृत्व फोदे संको कर रहा था। RUF का मकसद देश की सरकार को गिराकर हीरे की खदानों पर कब्जा करना था। इन विद्रोहियों का तरीका बेहद क्रूर था। ये गांवों में घुसते और वहां के आम नागरिकों, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग, उनके हाथ और पैर काट देते थे ताकि वो वोट न दे सके। उन्होंने मासूम बच्चों का बचपन छीनकर उनके हाथों में खिलौनों की जगह AK-47 थमा दी। ड्रग्स का नशा देकर उन बच्चों को किलिंग मशीन बना दिया गया। दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। RUF के इन राक्षसों ने उन बच्चों से उनके ही माता पिता को मरवा देते थे ताकि बच्चा वापस जाने के लायक न रहे। वो कहते, अब हम ही तुम्हारा परिवार हैं। देखते ही देखते सिएरा लियोन नशा करने वाले चाइल्ड सोल्जर्स और हैवानों का घर बन गया। पूरा देश चल रहा था और दुनिया तमाशा देख रही थी। जब हालात बेकाबू हो गए तो साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने दखल दिया। एक शांति समझौता हुआ और UN ने अपना मिशन यूनाइटेड नेशंस मिशन इन सीरिया 11 यानी UNAMSIL शुरू किया। मकसद था देश में शांति लाना और विद्रोहियों से हथियार डलवाना। शांति बहाल करने के लिए कई देशों की सेनाएं बुलाई गईं, जिनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली भारतीय सेना को। भारत ने अपनी सबसे बेहतरीन टुकड़ियां वहां भेजी। इसमें शामिल थीं 5/8 गोरखा राइफल्स की बटालियन और पैरा स्पेशल फोर्सेस के घातक कमांडोज। दिसंबर 1999 में जब भारतीय सैनिक वहां पहुंचे तो उन्हें दारू और कायलाहू जैसे इलाकों में तैनात किया गया। ये वो इलाके थे जहां RUF का सबसे ज्यादा जोर था। लेकिन हमारे फौजी वहां सिर्फ गोलियां चलाने नहीं गए थे, उन्होंने वहां के लोगों का दिल जीतना शुरू किया। भारतीय सेना ने मेडिकल कैंप्स लगाए जहां फ्री में सर्जरी और इलाज होता था। उन्होंने बोरवेल खोदकर लोगों को पीने का साफ पानी दिया, भूखे बच्चों के लिए लंगर लगाए और स्कूल शुरू किए। सिएरा लियोन के गरीब लोगों ने पहली बार बंदूक की नली की जगह मदद का हाथ देखा था। भारतीय सैनिक उनके लिए मसीहा बन चुके थे। लेकिन भारतीय सेना की यही लोकप्रियता RUF के आकाओं को खटकने लगी। उन्हें डर था कि अगर आम जनता का डर खत्म हो गया तो उनकी सत्ता चली जाएगी। वो समझ गए थे कि अगर सिएरा लियोन पर राज करना है तो उन्हें भारतीय फौज को तोड़ना होगा। और इसी बौखलाहट में मई 2000 में उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसने शांति मिशन को जंग के मैदान में बदल दिया। उस समय कायलाहू में मेजर हरेंद्र सिंह तोमर और मेजर पुनिया के नेतृत्व में 223 भारतीय सैनिक और 11 सैन्य पर्यवेक्षक तैनात थे। तारीख थी 1 मई 2000। कायलाहू में हालात तनावपूर्ण थे। विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के साथ शांति समझौते का नाटक किया। उन्होंने कहा कि वो हथियार डालने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ भारतीय सेना के एक उच्च अधिकारी के सामने। मेजर पुनिया के लिए ये मौका था सिएरा लियोन में शांति लाने का। एक सिपाही होने के नाते उन्हें हथियार से ज्यादा बातचीत पर भरोसा था। इसी उम्मीद में वो बिना किसी सुरक्षा के सिर्फ अपने 2 साथियों को लेकर RUF के गढ़ में दाखिल हो गए। जैसे ही मेजर पुनिया विद्रोहियों के कैंप में पहुंचे, दरवाजे बंद हो गए। शांति वार्ता तो दूर की बात थी, वहां पहले से ही सैकड़ों बंदूकधारी विद्रोही घात लगाए बैठे थे। मेजर पुनिया और उनके साथियों को तुरंत बंदी बना लिया गया। उनके हाथ पीछे बांध दिए गए और उन्हें बता दिया गया कि अब वो कैदी हैं।
ये एक सोची समझी साजिश थी। विद्रोहियों का प्लान सिर्फ मेजर पुनिया को पकड़ना नहीं था, बल्कि पूरी भारतीय बटालियन को घुटनों पर लाना था। वहीं दूसरी तरफ विद्रोहियों की एक भारी भरकम फौज ने कायलाहू में स्थित भारतीय सेना के बेस को चारों तरफ से घेर लिया। 223 भारतीय सैनिक अपने बेस के अंदर थे और बाहर हजारों की संख्या में RUF के विद्रोही AK-47, RPG और एंटी एयरक्राफ्ट गन लेकर तैनात थे। हमारे जवानों के पास हथियार थे, गोला बारूद था, लेकिन आदेश था गोली नहीं चलानी है, हम शांति मिशन पर हैं। विद्रोहियों ने बेस की बिजली काट दी, पानी की सप्लाई बंद कर दी और खाने के रास्ते ब्लॉक कर दिए। रसद पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टर्स को लैंड करने की जगह नहीं दी जा रही थी। वो लाउडस्पीकर पर चिल्ला रहे थे, हथियार डाल दो, अपनी गाड़ियां हमें दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे। कूटनीतिक स्तर पर न्यूयॉर्क में UN मुख्यालय और नई दिल्ली के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। RUF की मांग थी कि भारतीय सैनिक अपने हथियार और वाहन उन्हें सौंप दें, तभी उन्हें जाने दिया जाएगा। 75 दिन, जी हाँ, 75 दिनों तक ये घेराबंदी चली। राशन खत्म हो रही थी, पीने का पानी ना के बराबर था। एक तरफ भूख और प्यास थी, दूसरी तरफ मौत का डर। लेकिन वो गोरखा थे साहब, उन्होंने विद्रोहियों को साफ जवाब दिया, हम शांति दूत हैं पर कायर नहीं, जान दे देंगे लेकिन हथियार नहीं डालेंगे। जुलाई का महीना आते आते सब्र का बांध टूटने लगा। कूटनीति फेल हो चुकी थी। अब भारत सरकार ने फैसला किया कि वो अपने सैनिकों को वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सके। अब समय आ गया था RUF को उसकी ही भाषा में जवाब देने का। नई दिल्ली में सेना मुख्यालय ने एक साहसी प्लान बनाया। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन खुखरी। खुखरी गोरखा सैनिकों का वो पारंपरिक हथियार है जिसके म्यान से बाहर निकलने का मतलब है दुश्मन का खात्मा। इस मिशन के लिए विशेष रूप से भारत से पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक टुकड़ी को एयरलिफ्ट किया गया। मेजर उस समय हरिंदर सूद के नेतृत्व में करीब 120 पैरा कमांडोज को रातों रात सिएरा लियोन पहुंचाया गया। ये एक मल्टीनेशनल ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन लीड रोल में भारत था। संसाधनों की बात करें तो इस ऑपरेशन में शामिल थे भारतीय वायुसेना के Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स, Mi-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर्स और जमीनी हमले के लिए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के BMP-2 टैंक्स। लेकिन एक समस्या और थी, विद्रोहियों के पास भी रेडियो सेट्स थे। वो भारतीय सेना की बातें सुन सकते थे। इससे निपटने के लिए हमारे जवानों ने एक गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने रेडियो पर अंग्रेजी या हिंदी में नहीं बल्कि मलयालम भाषा में बात करना शुरू किया। दुश्मन सुन तो रहा था, लेकिन उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि हमला कहां से और कब होगा। चुनौती बहुत बड़ी थी। कायलाहू चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा था। सड़कें कच्ची थीं और कीचड़ से भरी थीं क्योंकि जुलाई वहां भारी बारिश का महीना होता है। विद्रोहियों को जंगल के चप्पे चप्पे की खबर थी। प्लान ये था, पैरा कमांडोज हेलीकॉप्टर से कायलाहू में उतरेंगे और बेस को सुरक्षित करेंगे, जबकि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सड़क के रास्ते से दारू शहर से कायलाहू की तरफ आगे बढ़ेगी और दोनों टीमें मिलेंगी। तारीख तय हुई 15 जुलाई 2000। सुबह के 6 बज रहे थे। मौसम बेहद खराब था। आसमान से आफत की बारिश हो रही थी और जमीन दलदल बन चुकी थी। विद्रोही अपने बंकरों में आराम से सो रहे थे। उन्हें लगा था कि इतनी बारिश में कौन आएगा, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने का ऑर्डर आ चुका था। तभी बादलों की गड़गड़ाहट के बीच उन्हें हेलीकॉप्टर्स के पंखों की आवाज सुनाई थी। इससे पहले कि विद्रोही अपनी बंदूकें उठा पाते, भारतीय वायुसेना के Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने आसमान से ही विद्रोहियों के ठिकानों पर रॉकेट बरसाना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय मेजर हरिंदर सूद के नेतृत्व में 80 से ज्यादा पैरा SF के कमांडोज चिनूक हेलीकॉप्टर्स से रस्सियों के जरिए सीधे विद्रोहियों के सिर पर उतर गए। जैसे ही कमांडोज जमीन पर पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले सफेद फास्फोरस ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। धमाकों के साथ ही विद्रोहियों के कैंप में अफरा तफरी मच गई। जो विद्रोही कल तक भारतीय सेना को सरेंडर करने की धमकी दे रहे थे, आज वो अपनी जान की भीख मांगते हुए जंगल की तरफ भाग रहे थे। कुछ ही मिनटों में पैरा SF ने उस जगह को सिक्योर कर लिया जहां हमारे 223 जवान फंसे थे। गोरखाओं ने अपनी खुखरियां निकालनी और घेरा तोड़कर बाहर आ गए। ट्रकों का काफिला तैयार हुआ और हमारे जवान वहां से निकलने लगे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। कायलाहू से निकलना तो सिर्फ पहला पड़ाव था। असली खतरा रास्ते में था। वापसी के रास्ते में दारू बेस तक पहुंचने के लिए उन्हें पेंडेम्बू शहर से गुजरना था। पेंडेम्बू RUF का हेडक्वार्टर था, विद्रोहियों का सबसे मजबूत गढ़। उन्होंने वहां सड़क पर एम्बुश लगा रखा था। जैसे ही भारतीय काफिला पेंडेम्बू के करीब पहुंचा, विद्रोहियों ने RPG और मोर्टार से भीषण हमला कर। सड़क कीचड़ से भरी थी, गाड़ियां फंस रही थीं और चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं।
दुश्मन चाहता था कि हमारे फौजी वहीं कीचड़ में फंसकर मारे जाएं। यहाँ भारतीय वायुसेना के Mi-35 हेलीकॉप्टर्स ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। उन्होंने ऊपर से विद्रोहियों की गन पोजीशंस पर ऐसा सटीक निशाना लगाया कि उनके बंकर्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। नीचे जमीन पर पैरा कमांडोज और गोरखाओं ने मिलकर विद्रोहियों का सफाया कर दिया। ये लड़ाई करीब 4 से 5 घंटे तक चली। RUF के विद्रोही, जो अक्सर नशीले पदार्थों के सेवन के कारण निडर होकर लड़ते थे, लेकिन भारतीय मारक क्षमता के आगे बिखर गए। पेंडेनबू शहर, जो सालों से विद्रोहियों के कब्जे में था, उस दिन भारतीय सेना ने उसे विद्रोहियों के चंगुल से आजाद करा लिया था। शाम होते होते भारतीय सेना ने विद्रोहियों के गढ़ को पूरी तरह साफ कर दिया और काफिला सुरक्षित रूप से दारू स्थित UN बेस पर पहुंच गया। इस ऑपरेशन में दुर्भाग्यवश हमारे एक बहादुर जवान हवलदार कृष्ण कुमार शहीद हो गए। उन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए गोलियां अपने सीने पर ले ली, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। भारत ने अपने सभी 223 सैनिकों को दुश्मन के जबड़े से सुरक्षित निकाल लिया था। हवलदार कृष्ण कुमार और उन सभी वीर सपूतों को हमारा नमन, जिन्होंने 10,000 किलोमीटर दूर अनजानी धरती पर तिरंगे की शान के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ऑपरेशन कुकरी सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये एक संदेश था पूरी दुनिया को और हर उस दुश्मन को जो भारत की शराफत को कमजोरी समझने की भूल करता है। संदेश साफ था, भारतीय सेना शांति की पुजारी जरूर है, लेकिन अगर कोई उसे छेड़ेगा तो वो 7 समंदर पार जाकर भी घर में घुसकर मारेगी। दोस्तों, अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना और पैरा स्पेशल फोर्सेस पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अनसुने ऑपरेशंस पर और वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जांबाज कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।